जय हिंद साथियों, अगर वीडियो पे क्लिक किए तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत पछताइएगा, बहुत पछताने वाले हैं आप लोग वीडियो को छोड़ के जाएंगे साथियों। और आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो जरूरी है, ठीक है साथियों। आज जो हम लोग करने वाले वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, और कीजिए साथियों। हिंदी में आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड की हिंदी में दो बुक पढ़ा रहता है, एक बुक पढ़ा रहता है वर्णिका और दूसरा बुक पढ़ा रहता है हमारा गोधली। पहला वर्णिका, दूसरा गोधली, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले गोधली का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वर्णिका का भी हम करा रहे हैं। यानी हमारे चैनल पे आपको सारा चीज का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइन से जाकर वीडियो देख लेना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना साथियों, ये कहाँ से हम करवा रहे हैं, तो एकदम मतलब जो आया है इस पर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव का गाइड है उसी से करवा रहे, एकदम इसी से लड़ने वाला क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत मजा आने वाला साथ आप लोग को, ठीक है। चलिए साथियों, देखिए सबसे पहला हमने अभी जैसा कि बताया कि हम लोग को क्लास 10th के हिंदी में दो बुक पढ़ना रहता है, ठीक है। सबसे पहले एक वर्णिका और दूसरा पढ़ना रहता है गोधली। और की जगह पहला वर्णिका और दूसरा गोधली, तो वर्णिका में कुल मिला के 5 चैप्टर रहते हैं और गोधली में कुल मिला के 24 चैप्टर। तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें, वर्णिका में कुल कितने चैप्टर, 5 चैप्टर, और गोधली में कुल कितने, 24 चैप्टर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये 24 चैप्टर भी है जो दो खंड में बटा है, एगो हमारा गद्य खंड और एगो हमारा काव्य खंड। तो और कीजिएगा साथियों, काव्य खंड में कुल 12 चैप्टर है और गद्य खंड में कुल 12 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी किसको स्टार्ट करें, गद्य खंड को स्टार्ट करें। तो गद्य खंड में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है साथियों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, सबसे पहले आप लोग बताइएगा। तो ये जो चैप्टर है सबसे पहले ये क्या हमारा एक निबंध है, क्या साथियों, हमारा एक निबंध है। और इसके लेखक जो है हमारा कौन है, भीमराव अम्बेडकर, जिसका पूरा नाम क्या है हमारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है साथियों। तो चलिए इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए, ठीक है। चलिए तो साथियों, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है कि मैक्स मुलर, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। ध्यान रखिए साथियों, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है, तो बोलिएगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का इनका और भी नाम है, इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज भी किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर ये देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति को पुरोधा गौर की जैसा तो किसे कहा जाता है हमारा, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहता है, भीमराव अम्बेडकर को कहता है। नलिनी मिश्र को नहीं कहता, अमरकांत को भी नहीं कहा जाता है, और यतीन्द्र मिश्र को भी नहीं कहा जाता। किसको कहता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। खोज के मारिएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सब 21 में पूछा गया, जो पूछा गया वही सवाल को ला, एक्स्ट्रा फालतू आपको टाइम बर्बाद नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, कहता है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या साथियों, तो गरीबी है कि अमीरी है कि उद्योग धंधे की कमी है कि बेरोजगारी। तो गौर कीजिए साथियों, भारत में जो जाति प्रथा की सबसे प्रमुख कारण किसको, बेरोजगारी को माना जाता है। किसको माना जाता है, बेरोजगारी को माना जाता है। बेरोजगारी के कारण क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को नीचे और ऊंच ताकते हैं, ठीक है, यानी नौकरी के कारण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बड़ी धाकर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो गौर कीजिए साथियों, ये जो हमारा गौर कीजिएगा, ये जो जाति प्रथा एवं गौर कीजिए, एक मिनट साथियों रुकिएगा, ये जो जाति प्रथा गौर कीजिएगा, ये जो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस पे, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ओहो, इतना इजी क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक, तो खोज के मारिएगा, या तो आपको दिया रहेगा भीमराव अम्बेडकर या देगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आपका यही आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जाति के पोषक की कमी नहीं, तो जाति की पोषक की कमी नहीं है, यही लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग बताइए कितना पैसा हुआ, 8 में क्वेश्चन अभी। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, एवं ये नंबर क्या करें, जिसमें स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज उसी को माना जाता है जिसमें क्या स्वतंत्रता और सब लोग एकजुट रह के एकजुट रहते हैं, और उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं मानते। उससे हम लोग कहते हैं कि ये जो मतलब समाज है वो अच्छा समाज है। धन से कोई फायदा नहीं है, धन रहेगा तो आपको, अगर आप अच्छे से नहीं है तो कोई भी मतलब वो समाज आदर्श समाज नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए साथियों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, गौर कीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो लेखक बेरोजगारी और
बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मतलब जाति प्रथा को मानता है। जाति प्रथा के कारण गौर कीजिएगा, जात पात के कारण लोग क्या करते हैं, बेरोजगार मतलब ये सब बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, आप लोग बड़े बड़े मतलब जाइएगा जगह पर नौकरी मांगे तो अगर आप बता दीजिए कि हम निचले कास्ट के तो आपको नौकरी नहीं देते। ठीक है, ऐसा बहुत सारा होता है साथियों। तो आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिए, आप लोग मतलब अच्छा नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। नहीं, ये नहीं होगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन आए कि अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध और पानी का मिश्रण। किसका? दूध और मिल्क और वाटर का मिश्रण, मिल्क और वाटर का मिश्रण। ठीक है, चलिए साथियों एक मैं यहाँ से छोटा सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जल का सूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। बताइए 10 में से कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइएगा आप लोग जल्दी। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन बढ़ते थोड़ा जुनून के साथ पढ़िए ताकि मजा आए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर का। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। श्रम का विभाजन हो जाए तभी हमारा सभ्य समाज अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये जो रचना दिया गया है ना, इसमें से कौन सा रचना जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है, तो आपको यही बता देना। तो सबसे पहले द कास्ट ऑफ इंडिया, तो इन्हीं का भीमराव अंबेडकर का ही है। द एनएलचसन यू आर दे, तो ये भी हमारा किसका है, तो भीमराव अंबेडकर का ही है। और हु आर सुंदराज, तो ये भी हमारा भीमराव अंबेडकर का। इनमें से सभी ये जो सभी रचनाएं वो भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। गौर कीजिएगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अंश है। किस भाषण को संपादित अंश है, इसका आंसर क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या साथियों 16 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो ये ससुरा इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन की अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है। अंबेडकर के चिंतन और उनके रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति, तो ध्यान दीजिएगा ये जो अंबेडकर है उनके प्रेरक व्यक्ति 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले बुद्ध था और कबीर था और ज्योतिबी फूले यानी फूले, ध्यान रखिएगा फूले। तो ये तीनों थे, यानी इनमें से सभी। ये क्वेश्चन हमेशा मतलब पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, देखिए 2023 में भी पूछा था कि बताइएगा अंबेडकर के चिंतन यानी अंबेडकर के मतलब अंबेडकर को चाहने वाले की मतलब अंबेडकर के सबसे मतलब होते नहीं है कि आपसी कौन थे, तो मतलब तीन लोग थे। ठीक है, बुद्ध, कबीर और फूले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति पांति है, सॉरी माफी के साथ। ठीक है, जाति प्रथा ही होगा शायद। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्या है हमारा, कहता है कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो गौर कीजिएगा अभी हमारा कब हुआ था, 1936 में हुआ था। 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो भाषण है कि साक्षात्कार है कि कहानी है कि निबंध है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा हमारे कैसा एक निबंध है। क्या हमारा एक निबंध है, बच्चा को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में अनुवादन किया था। तो इसका जो अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका अनुवादन किसने किया था हिंदी में। तो हिंदी में जो अनुवादन किया था किसने किया था, ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, ललाई सिंह यादव ने। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तोड़ के मारिएगा आप लोग खोज के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये जो अंबेडकर का जन्म हुआ था साथियों बहुत दलित यानी मतलब गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंबेडकर का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन ए दलित में, ब्राह्मण में नहीं हुआ था और चरित्र में भी नहीं होता और कायस्थ में भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 22 नंबर देखते हैं साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में भी यानी आधुनिक युग में भी कहाँ पर विडंबना दिखाई तो जातिवाद में दिखाई दिया। कहाँ? जातिवाद में दिखाई दिया। ठीक है, नारीवाद में नहीं दिखाई दिया, परिवारवाद में नहीं दिखाई दिया और निर्विदवाद में भी नहीं दिखाई। कहाँ दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है। तो बहुत ईजी है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम पूछा था साथियों। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई है। क्या है? भीमाबाई है, भीमाबाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 24 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। गौर कीजिए, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, भले नहीं पूछा है लेकिन अगले बार पूछने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रश्न पूछ रहा है यह है कि
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएच डिग्री की उपलब्धि कब धारण की? तो 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? तो ये सब किसका रचना है साथियों? गौर कीजिए, द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना? तो सब हमारा भीमराव अम्बेडकर का। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि आदर्श आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहते हैं डैश पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो कौन करती है साथियों? इसका सही जो जाति प्रथा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण मानी जाती है। डैश कारण यानी प्रमुख कारण मानी जाती है। क्या प्रमुख कारण मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक मिनट, प्रमुख नहीं, ये प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी, ये यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों कारण माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्या क्वेश्चन कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, म्यूक नायक क्या है? तो गौर कीजिएगा, म्यूक नायक क्या है? तो म्यूक नायक जो हमारा क्या है? प्रतीका है। क्या हमारा प्रतीका है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो गौर कीजिए साथियों, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में हुआ था। क्या कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, और किस अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु अभी हम लोग पढ़े, मृत्यु कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कितना? 1956 में दिल्ली में। और उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे साथियों कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाज का मतलब संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को नहीं कहा जाता, महात्मा गांधी को भी नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का, डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 21 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, एक मिनट थोड़ा हट करने दीजिए इसको। 36 नंबर कहता है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है हमारे साथियों? तो डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम अभी बताते हैं। अभी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, राम किशुन। गौर कीजिएगा साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। गलत दिया यहाँ पे, रामजी सकपाल होगा। ठीक है, ये रामजी सकपाल ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारे 38 नंबर क्वेश्चन कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो गौर कीजिए साथियों, ये जो जाति प्रथा वो श्रम विभाजन का तो मतलब बंटवारा कर ही रहा है, और किसका किसका रूप लिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि स्वतंत्रता का, और ऑप्शन सी दिया है श्रमिक विभाजन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक विभाजन का। ठीक है, यानी जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को? तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी बहुत खतरनाक माना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 40 नंबर कहता है, आइए देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे साथियों कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च स्तर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी किसने कहा था, यानी किसने उनको ज्ञान दिया कि वो मतलब यहाँ न्यूयॉर्क जाके पढ़ो? तो वो किसके? तो बड़ौदा नरेश के। किसके? बड़ौदा नरेश के। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन करता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है साथियों? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है? नहीं, लाभदायक नहीं होगा। अनुकूल है? अनुकूल भी नहीं होगा। हानिकारक है? क्या हानिकारक है। अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर क्वेश्चन की सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाईचारा। क्या है? भाईचारा। अगला क्वेश्चन बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। तो बाबा साहब द्वारा कौन सा रचित पुस्तक है? तो ये जो हमारा, ये इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 44 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है वो किसके द्वारा हिंदी में मतलब है? तो हिंदी में ललाई सिंह यादव ने किया था इसका हिंदी में अनुवादन। किसने किया था साथियों? ललाई सिंह यादव
संसाधन हो। ठीक है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अम्बेडकर को कहा जाएगा। किसको? अम्बेडकर को कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि विडंबना का अर्थ है। विडंबना का अर्थ क्या है हमारे साथियों? तो ऑप्शन ए है कि उपहास है, कि प्रवाहित है, कि आकांक्षित है, कि वंधुत्व है। तो उपसाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपहास हो जाएगा, सॉरी उपहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों बिना देरी किए। 47 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? गौर कीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास गौर कीजिएगा, विकास विकास किस व्यवस्था में सभ्य है? तो समाजवादी व्यवस्था में होगा। किसमें? समाजवादी को, समांतवादी में नहीं होगा, पूंजीवादी में भी नहीं होगा, और किसमें हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी व्यवस्था में हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों अभी तक हमने 47 क्वेश्चन करवाया। कितना कराया? 47 क्वेश्चन। तो आप बताइएगा आपका 47 में कितना सही हुआ, अब हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।